इसके पहले वाले लेक्चर में हमने इसके पहले वाले टॉपिक पर जब हम बात कर रहे थे तो पहले हमने फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल के बारे में कुछ पढ़ा था। उससे रिलेटेड फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल में हम ब्लॉक थ्योरम, ब्लॉक फंक्शन, उस ब्लॉक फंक्शन में हमने क्या देखा था कि जो कर्व जनरेट होते हैं यहाँ पर या जो बैंड स्ट्रक्चर हम निकालते हैं एक बैंड से दूसरे बैंड के लिए, वो पीरियडिसिटी को शो करता है, मतलब के पॉइंट को, के वैल्यू को वहाँ पर शो करता है। अकॉर्डिंग टू के वैल्यू द शेप ऑफ और वैल्यू ऑफ एनर्जी चेंज। और उसको आगे फर्दर स्टडी करने के लिए कि अलाउड एनर्जी बैंड या फॉरबिडन एनर्जी बैंड कैसे प्राप्त होते हैं, एक मॉडल दिया गया है क्रोनिग-पेनिंग मॉडल। आज हमारा टॉपिक है इसका फर्मी सरफेस। फर्मी सरफेस एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है इन केस एक के स्पेस के अंदर, जहाँ वेव वेक्टर की हम बात करते हैं। के स्पेस के अंदर फर्मी सरफेसेस इज एन इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी which describe the distribution of energy of the valence electron। ठीक, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्या होते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनकी जो एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन है के स्पेस के अंदर, ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन है के स्पेस के अंदर, उसको किसके द्वारा शो किया जाता है? फर्मी सरफेस के अंदर। अब दो फर्मी सरफेस 3 डायमेंशनल भी हो सकते हैं, 2 डायमेंशनल भी हो सकते हैं। तो 3 डायमेंशनल सरफेस के अंदर जब फर्मी सरफेस बनाया जाता है कि एक क्लोज सरफेस बनाया जाता है, ठीक है, कैसा बनाया जाता है? क्लोज सरफेस बनाया जाता है विद रेस्पेक्ट टू कांस्टेंट एनर्जी। कांस्टेंट एनर्जी होती है, उसकी बात हम अभी करेंगे कि कैसे बनाया जाता है। कांस्टेंट एनर्जी के रेस्पेक्ट में फर्मी सरफेसेस बनाया जाता है क्लोज सरफेस। जब क्लोज हो जाता है तीनों डायरेक्शन से, तो वो तो होता है 3 डायमेंशनल के अंदर। लेकिन जब हम 2 डायमेंशनल की बात करते हैं तो 2 डायमेंशनल के अंदर 2 सरफेस हो गए, एक्स और वाई, वाई जेड, जेड और एक्स। तो वहाँ पर जो सरफेस बनाया जाता है फर्मी सरफेस, वह किस फॉर्म में शो किया जाता है? कर्व की फॉर्म के अंदर। किस फॉर्म में शो किया जाता है? कर्व की फॉर्म के अंदर। जैसे ये आपके पास कोई स्क्वायर है, इसके रेस्पेक्ट में ये के एक्स हो गया, ये के वाई हो गया, यहाँ और यहाँ। इन सरफेस की जो एनर्जी है मान लो वो सही सेम है, तो ये क्लोज सरफेस, यहाँ से इसको बंद कर दिया, यहाँ से इसको बंद कर दिया, यहाँ से इसको बंद कर दिया, यहाँ से इसको बंद कर दिया। इसी प्रकार मान लो यहाँ पर एनर्जी सेम है तो ये हो गया, यहाँ एनर्जी सेम है तो ये हो गया। ठीक, तो सेम एनर्जी के द्वारा जो सरफेस क्लोज किया जाता है, सेम एनर्जी के द्वारा जो सरफेस क्लोज किया जाता है, या हम कह सकते हैं कि सरफेस एनक्लोज बाय के पॉइंट कोरस्पॉन्डिंग सेम एनर्जी। ठीक है, सरफेस क्लोज बाय के पॉइंट्स कोरस्पॉन्डिंग टू ए सेम एनर्जी। अगर सेम एनर्जी के रेस्पेक्ट में किसी सरफेस को क्लोज कर दिया जाए विद रेस्पेक्ट टू के पॉइंट, तो वो सरफेस क्या कहलाता है? फर्मी सरफेस कहलाता है। ये फर्मी सरफेस की परिभाषा होती है। अब यहाँ पर कंडीशंस आती है, एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। ठीक, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर के अंदर एक बाउंड्री बनती है, फर्मी सरफेस के द्वारा एक बाउंड्री बनाई जाती है, मतलब कि एक पार्टीशन बनाया जाता है। इस पार्टीशन के ऊपर 2 होते हैं, एक ऊपर की तरफ पार्ट होता है, एक नीचे की तरफ पार्ट होता है, मतलब ये 2 पार्ट में डिवाइड कर देता है इसको। तो ये जो बाउंड्री बनाई गई है फर्मी सरफेस के ऊपर, इस फर्मी सरफेस के ऊपर जो लेवल है या जो स्टेट है, वो स्टेट होती है अनफिल्ड। ये स्टेट क्या होती है? अनफिल्ड। लेकिन जो बाउंड्री के नीचे की जो स्टेट होती है वो क्या होती है? फील्ड स्टेट। और ये चीज किसको शो करती है आपको? बैंड गैप को। बाउंड्री के ऊपर अगर कोई स्टेट है, मान लो जैसे हम सेमीकंडक्टर की बात करते हैं, तो सेमीकंडक्टर के अंदर, ये सेमीकंडक्टर या मेटल की बात करते हैं, मेटल के अंदर 2 स्टेट होती है मेटल या किसी भी सिस्टम के अंदर। एक तो होता है कंडक्शन बैंड वाला और एक होता है वैलेंस बैंड वाला। ये होता है एम्प्टी या
पार्शियली एम्प्टी, ये होता है फील्ड, और इनके बीच में क्या होता है, एनर्जी लेवल होता है। ठीक, एनर्जी लेवल होता है इंसुलेटर के टाइम में बीच में होता है, मेटल के अंदर ऊपर शिफ्ट हो जाता है, लेकिन जब हम सेमीकंडक्टर की बात करते हैं तो एन टाइम में ऊपर जाता है और पी टाइम में कहाँ चला जाता है, नीचे की तरफ चला जाता है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी ये फर्मी सरफेसेस एक बाउंड्री जनरेट करते हैं, उसके ऊपर एक अलग स्टेट होती है, उसके नीचे एक अलग स्टेट होती है। ऊपर वाली जो स्टेट होती है वो अनफील्ड होती है, नीचे वाली जो स्टेट होती है वो फील्ड स्टेट होती है। ठीक है, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर को बढ़ाया जाए, वही बात हम सेमीकंडक्टर में करते हैं, हम बैंड गैप की पहले बात कर चुके हैं, क्यों जनरेट होते हैं। उसी प्रकार से अगर टेम्परेचर को थोड़ा सा बढ़ाया जाता है, टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाता है, तो जो कुछ फील्ड सरफेस है, फील्ड स्टेट है, वो कहाँ शिफ्ट हो जाएगी, अनफील्ड सरफेस के ऊपर। अब दूसरी बात आती है, अगर ये जो बाउंड्री है या जो फर्मी सरफेस है, हम इसको बाउंड्री कह रहे हैं, फर्मी सरफेस भी कह सकते, फर्मी सरफेस को हम क्या कह रहे हैं यहाँ पर, बाउंड्री। अगर ये बाउंड्री दोनों स्टेट के बीच में, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, दो स्टेट आपको दे रखी है, एक वैलेंस बैंड और एक कंडक्शन बैंड, इन कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में अगर फर्मी स्टेट प्रेजेंट है, तो उस समय जो आपको मैटर प्राप्त होगा वो इंसुलेटर और ये जो बाउंड्री है वो कहाँ चली जाएगी, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में, या इनको कह सकते हैं जो फर्मी लेवल है इसका, किसी भी सेमीकंडक्टर या सिंपली हम परिभाषा कहते हैं कि जो फर्मी लेवल होता है वो अगर सेंटर में उपस्थित है, तो जो सिस्टम होता है वो किसकी तरह काम करेगा, या तो इंसुलेटर की तरह या कंडक्टर की तरह। इस दौरान यहाँ पर कोई फर्मी सरफेसेस जनरेट नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर कोई फर्मी सरफेसेस जनरेट नहीं होगा, क्योंकि इक्वल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। फर्मी सरफेस कब जनरेट होता है, जब के पॉइंट ऐसे सरफेस को जोड़े जहाँ की एनर्जी बराबर हो, जहाँ की एनर्जी क्या हो, बराबर हो। इसके बेसिस के ऊपर फर्मी सरफेस को कंस्ट्रक्शन करने के लिए, फर्मी सरफेस को कंस्ट्रक्ट करने के लिए कुछ मेथड दिए गए हैं। सबसे पहला मेथड है हमारा हैरिसन मेथड। ठीक, किसने दिया था ये, हैरिसन ने दिया था। हैरिसन के अकॉर्डिंग किसी भी सरफेस के अंदर, कोई भी फर्मी सरफेस है, उसके अंदर जो सरफेस में डिस्टॉर्शन और डिसकंटिन्यूटी प्रोड्यूस होती है, सरफेस के अंदर जो डिस्टॉर्शन और डिसकंटिन्यूटी प्रोड्यूस होती है वो होती है एक्सपेंड ऑफ फर्मी सरफेस, फर्मी सरफेस के एक्सपेंड के कारण। बिकॉज, क्योंकि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, जो पोटेंशियल होता है वो वेरी स्ट्रॉन्ग और इफेक्टिव होता है। पोटेंशियल के वजह से जो पोटेंशियल उसके ऊपर लगाया जाता है वो पोटेंशियल बहुत स्ट्रॉन्ग और इफेक्टिव होता है। तो इसमें क्या कहा इसने कि हैरिसन मेथड के अकॉर्डिंग जो ब्रिलियन जोन्स होते हैं, ब्रिलियन जोन्स आप रेसिप्रोकल लैटिस के अंदर थर्ड ईयर की बुक के अंदर पढ़ा है आपने, ब्रिलियन जोन के द्वारा एक बाउंड्री जनरेट होती है। उस ब्रिलियन जोन के अंदर जो फर्मी सरफेसेस होते हैं उसमें डिस्टॉर्शन और डिसकंटिन्यूटी इसलिए उत्पन्न होती है क्योंकि जो फर्मी सरफेस है उसको एक्सपेंड होते रहते हैं, क्योंकि जो वहाँ का जो पोटेंशियल है वो इफेक्टिव और स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग, हैरिसन के अकॉर्डिंग, लो पोटेंशियल के ऊपर, अब हाई पोटेंशियल पे तो क्या हो रहा है, जो फर्मी सरफेस है वो क्या हो रहे हैं, एक्सपेंड हो रहे हैं। लेकिन जैसे हम लो पोटेंशियल की बात करेंगे तो लो पोटेंशियल पर जो फर्मी सरफेस है उस फर्मी सरफेस को हम अपनी आवश्यकता अनुसार फर्स्ट ब्रिलियन जोन, सेकंड ब्रिलियन जोन, थर्ड ब्रिलियन जोन, फोर्थ ब्रिलियन जोन, डैश ब्रिलियन जोन के अकॉर्डिंग उसको शिफ्ट कर सकते हैं। किसके अकॉर्डिंग शिफ्ट कर सकते हैं, ब्रिलियन जोन के अकॉर्डिंग। तो जो ब्रिलियन जोन है उसका सरफेस जैसे π/2 π/a हो गया सेंटर पॉइंट से। सेकंड होता है वो क्या होता है 2π/a। ठीक है, तो ये जो रेंज होती है ये किसको शो करती है, फर्स्ट ब्रिलियन जोन को। तो जो लो पोटेंशियल के ऊपर अगर हम फर्मी सरफेस प्रोड्यूस करें एट लो पोटेंशियल,
उस समय जो फर्मी सरफेस है उसको अपनी आवश्यकता अनुसार एक्सपेंड किया जा सकता है, फर्स्ट ब्रिलियन जोन में, सेकंड ब्रिलियन जोन में, थर्ड ब्रिलियन जोन में, फोर्थ ब्रिलियन जोन में। तो हम इसके आगे जब बात करते हैं, ये तो हैरिसन ने कह दिया कि लो पोटेंशियल पे काम करेगा, मतलब इसने जो फर्मी सरफेस जनरेट किए वो किस पर किए, लो पोटेंशियल के ऊपर। इसके अकॉर्डिंग 2 डायमेंशनल लैटिस दिए इसने, ठीक। 2 डायमेंशनल लैटिस मतलब कोई स्क्वायर हो गया, ठीक है ना, ठीक है। 2 डायमेंशनल लैटिस है, इसका मतलब एक स्क्वायर हो गया, स्क्वायर लैटिस हो गया, जिसका लैटिस कांस्टेंट मान लो ए है, जिसका लैटिस कांस्टेंट क्या है मानो ए। तो हैरिसन सर्कल की साइज के अकॉर्डिंग, या हम कह सकते हैं कि जो सिस्टम होते हैं अलग अलग, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द सिस्टम, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे मोनोटॉमिक होता है, या मोनोवेलेंट होता है, डाइवेलेंट होता है, ट्राइवेलेंट होता है, टेट्रावेलेंट होता है। तो उसके अकॉर्डिंग जो इसका सर्कल होता है, जो इसके अंदर सर्कल या सरफेस या फर्मी सरफेस जो जनरेट होता है, उसको हम एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसकी बात की है यहाँ पर हैरिसन मॉडल के अंदर, कि जो कंसंट्रेशन है इलेक्ट्रॉन्स की अकॉर्डिंग टू देयर कैपेसिटी इन मोनोवेलेंट, डाइवेलेंट, ट्राइवेलेंट, टेट्रावेलेंट, we can use the Fermi surfaces or we can say the Fermi circle। अब आगे हम बात करते हैं फॉर रेसिप्रोकल लैटिस, फॉर रेसिप्रोकल लैटिस the lattice constant is lattice constant is 2 पाई बाई ए होता है। क्या होता है ये, रेसिप्रोकल लैटिस के लिए लेटिस कांस्टेंट क्या होता है, 2 पाई बाई ए। और जो डायरेक्ट लैटिस होता है, डायरेक्ट लैटिस के लिए जो लेटिस कांस्टेंट है वो कितना लिया हमने, ए। डायरेक्ट लैटिस के लिए लेटिस कांस्टेंट कितना हो गया, ए। रेसिप्रोकल लैटिस के लिए लेटिस कांस्टेंट कितना हो गया, 2 पाई बाई ए। रेसिप्रोकल लैटिस के अंदर ही क्या जनरेट होता है, ब्रिलियन जोन। देन फर्स्ट ब्रिलियन जोन कहां से कहां तक हो गया, पाई बाई ए से माइनस पाई बाई ए, इसका मतलब 2 पाई बाई ए, ठीक है। फर्स्ट ब्रिलियन जोन कहां से कहां जा रहा है, पाई बाई ए से माइनस पाई बाई ए। तो इसका जो एरिया हो गया, इसकी टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, 2 पाई बाई ए। तो इसका एरिया कितना हो गया, 2 पाई बाई ए का स्क्वायर और 4 पाई स्क्वायर बाई ए। एरिया ऑफ फर्स्ट ब्रिलियन जोन। ब्रिलियन जोन की कंप्लीट स्टडी करने के लिए आपको बीएससी की बुक्स उठानी पड़ेगी। यहाँ पर तो आप इसकी रेंज देखो कि जो फर्स्ट ब्रिलियन जोन है वो पाई बाई ए से माइनस पाई बाई ए आ जा रहा है। तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी इसकी, 2 पाई बाई ए। तो इसका एरिया कितना हो गया, 2 पाई बाई ए का होल स्क्वायर, और वो कैन से 4 पाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। क्या एरिया हो गया किसका, 4 पाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो टोटल कैपेसिटी कितनी हो जाएगी इसकी, 2 पार्ट में डिवाइड है ना ये चीज़। तो टोटल कैपेसिटी 2 × 4 पाई स्क्वायर बाई स्क्वायर, ये तो इसकी कैपेसिटी हो गई। टोटल कैपेसिटी ऑफ फर्स्ट ब्रिलियन जोन 2 × 4 पाई स्क्वायर ए स्क्वायर। अब बात करते हैं मोनोवेलेंट लैटिस। मोनोवेलेंट लैटिस का मतलब हो गया जिसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। क्या हो गया इसका मतलब, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन पर यूनिट सेल आर प्रेजेंटेड। अब एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब जो हाफ पार्ट है ब्रिलियन जोन का, जो ब्रिलियन जोन है उसका जो हाफ पार्ट है वही क्या हो जाएगा, ऑक्यूपाइड हो जाएगा। दूसरा पार्ट क्या होगा उसका
वेकेंट होगा। देयरफॉर वी कैन से, अब यहां पर के वैल्यू है तो के वैल्यू के रेस्पेक्ट में जो एरिया हो जाएगा वो कितना होगा, के पाई के एफ का स्क्वायर। ठीक है, बात समझ में आ रही, पाई आर स्क्वायर होता है ना, तो के किसको शो कर रहा है, रेडियस को शो कर रहा है, यहाँ पर रेडियस को शो कर रहा है, इसका मतलब जो वेव वेक्टर है वो सेंटर से इधर की तरफ मूव कर रहा है, तो पाई के एफ स्क्वायर हो गया। ये जो वैल्यू है वो किसके बराबर हो जाएगी, एक ही पार्ट हो गया ना, एक इलेक्ट्रॉन दे, एक ही पार्ट फुलफिल हो रहा है, एक ही पार्ट फुलफिल हो रहा है, तो उस पार्ट के अंदर ही क्या जनरेट होगा, फर्मी सरफेस जनरेट होगा। तो ये हो गया 1/2 4 पाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर बाई ए। ठीक है, तो यहां पर जो हमारा रिलेशन है के एफ स्क्वायर वो कितना हो जाएगा, 2 पाई बाई पाई और पाई बाई ए का होल स्क्वायर। तो के बराबर क्या हो जाएगा, √2 पाई पाई बाई ए। जब इसको हम सोल्व करेंगे तो ये हो गया √2 अपॉन 1.41 3.14 पाई बाई ए। केप का मान कितना हो गया, √2 3.14। इसकी जो वैल्यू निकल के आती है वो आती है 0.792 पाई बाई ए। जो के एफ का मान है, मतलब जो रेडियस का मान है, हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, जो रेडियस का मान है वो कितना हो गया, 0.792 ऑफ पाई बाई ए। अब यहाँ पर पाई बाई ए क्या है, इस सेंटर से एक ब्रिलियंट जोन की दूरी, एक ब्रिलियंट जोन का जो पहला पार्ट है उसकी दूरी। इसका मतलब इस सरफेस के अंदर ये कोई आपका सरफेस हो गया, ब्रिलियंट जोन का क्या हो गया, सरफेस हो गया। इस सरफेस के लिए ये दूरी होगी पाई बाई ए माइनस पाई बाई ए। तो इस पाई बाई ए का कितना हो रहा है, ये लगभग 0.8 के बराबर। तो या तो ये सरफेस इसको क्या कर देगा, तो इसका फर्मी सरफेस कहाँ पर जनरेट होगा, मोनोवेलेंट का इस लोकेशन के अंदर। मतलब जो ब्रिलियंट जोन है, फर्स्ट ब्रिलियंट जोन है, उस सरफेस के अंदर ही फर्मी सरफेस क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा, जब उसकी रेडियस जो कॉर्नर होगा जोन का उससे अंदर होगी, मतलब उसके बाहर नहीं जाएगी। तो ये तो हो गया आपका फर्स्ट ब्रिलियंट जोन, ये तो फर्स्ट की बात होगी। जब किस केस में आ गया, ये मोनोवेलेंट के केस में। जब हम बात करते हैं डाईवेलेंट की, डाईवेलेंट के केस में जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है वो कितना हो गया, 2 हो गए। तो 2 नंबर ऑफ पार्टिकल्स ये हो गया डाईवेलेंट लेटिस, डाईवेलेंट लेटिस हो गया। अब इस डाईवेलेंट लेटिस के अंदर जब हम बात करेंगे, बात समझ में आ गई है, डाईवेलेंट लेटिस के अंदर एरिया कितना होगा, पाई के एफ स्क्वायर। नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हो गए, 2। ये हो गया 1/2 4 पाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 4 पाई बाई ए का होल स्क्वायर, के एफ का स्क्वायर। तो के एफ बराबर 2/√2 पाई बाई ए। ठीक, 2/√3.14। ठीक है, जब इसको हम सोल्व करते हैं तो इसका आंसर आता है 1.128। सोल्व करने के बाद क्या आता है, 1.128 पाई बाई ए के एफ। ठीक है, तो जब हम यहाँ से बात कर रहे हैं इसकी, ये आपका सरफेस हो गया। ठीक, इस सरफेस के अंदर ये पाई बाई ए हो गया, ये भी क्या हो गया, पाई बाई ए। तो जो पाई बाई ए से जो के एफ का मान है
एक्स वाई जेड के अंदर जो सरफेस बन रहा है उस सरफेस का मान कितना है 1.128 पाई बाई ए, मतलब इसकी वैल्यू लगभग यहाँ पर होगी, इधर भी यहाँ पर होगी, इधर यहाँ पर होगी और यहाँ पर होगी। तो ये हो गया आपका मान, ये और ये। तो इसका जो फर्मी सरफेस है वो क्या हो रहा है, फर्स्ट ब्रिलियंट जोन की बाउंड्री के बाहर की तरफ मूव कर रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं, जो फर्मी सर्कल इसका जो बन रहा है या इसका जो फर्मी सरफेस जनरेट हो रहा है इससे, वो फर्मी सरफेस फर्स्ट ब्रिलियंट जोन को क्या कर रहा है, क्रॉस कर रहा है। किसमें, डाइवेलेंट लेटिस के अंदर। अब बात करते हैं ट्राइवेलेंट की। सेकंड वाले को क्रॉस नहीं करेगा, सेकंड ब्रिलियंट जोन को क्रॉस नहीं करेगा। सेकंड ब्रिलियंट जोन के लिए जो मान है वो हो गया 2 पाई। कितना होता है 2 पाई, तो 2 से डिवाइड करो, 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये वैल्यू बहुत कम हो जाएगी उसके अकॉर्डिंग। तो हम बात करें यहाँ पर फर्स्ट ब्रिलियंट जोन को, तो ये फर्स्ट ब्रिलियंट जोन को अगर हम सेकंड की बात करेंगे तो सेकंड के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें और 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये वैल्यू और कम हो जाएगी, मतलब अंदर की तरफ आ जाएगी। तो सेकंड ब्रिलियंट जोन का जो बाउंड्री है उसको टच ना करते हुए किसको क्रॉस करेगा, ओनली ये फर्स्ट ब्रिलियंट जोन को। ट्राइवेलेंट लेटिस। अब बात समझ में आ गई होगी सारी। ट्राइवेलेंट लेटिस के अंदर जो एरिया वो तो पाई के एफ स्क्वायर रहेगा, लेकिन जो इसका मान है वो कितना होगा 3/2 4 पाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो कितना हो गया 6 बाई पाई ए का होल स्क्वायर के एफ बराबर, के एफ का मान कितना हो गया 6 बाई पाई बाई ए का होल स्क्वायर, पाई बाई ए का होल स्क्वायर। इसका जो मान आता है वो आता है 1.382 पाई बाई ए। ठीक है, इसको भी आप सोल्व करके देख सकते हो। 4 2 5, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.564 के आस 0.564 ऑफ 2 पाई बाई ए। इसी प्रकार इसको सोल्व करेंगे हम तो इसकी वैल्यू भी क्या आ जाएगी 0 पॉइंट समथिंग ही रहेगी, उसके ऊपर तो जाएगी नहीं। तो सेकंड ब्रिलियंट जोन को भी क्रॉस नहीं करेगा ये ओनली किसको क्रॉस करेगा, यहाँ से हम बात करेंगे तो किसको क्रॉस करेगा, ये ओनली फर्स्ट ब्रिलियंट जोन को। तो इसका मान लगभग क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा थर्ड ब्रिलियंट जोन का। सेकंड का यहाँ पर है तो ये वैल्यू जैसे यहाँ से यहाँ चली गई तो हो गया सेकंड डाइवेलेंट और ये हो गया ट्राइवेलेंट। ये डाइवेलेंट के लिए हो गया, ये ट्राइवेलेंट के लिए हो गया। इसी तरह टेट्रावेलेंट के लिए हम बात करें तो टेट्रावेलेंट के लिए वैल्यू क्या हो जाएगी के एफ स्क्वायर 4/2 4 पाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो इसका जो मान आता है वो आता है 1.595 पाई बाई ए। तो इसी तरह से अलग अलग लेटिस के लिए अलग अलग क्या निकाल सकते हैं हम, अलग अलग लेटिस के लिए अलग अलग क्या निकाल सकते हैं, फर्मी सरफेसेस। ठीक है, तो पता चल गया आपको कैसे फर्मी सरफेसेस निकाले, किसके द्वारा, हैरिसन के द्वारा।